हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी चल रही है तो एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 13 यानी महासागरीय जल या ओशन वाटर बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। ये सेशन एक हाई हील्ड, कंसेप्चुअली डेंस ब्रेकडाउन होने वाला है, तो पूरा ध्यान यहीं रखना है। फटाफट रोड मैप देख लेते हैं कि आज किन कोर टॉपिक्स को टैकल करना है। शुरुआत करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से, फिर चलेंगे ओशन फ्लोर के रिलीफ और माइनर रिलीफ फीचर्स पर, उसके बाद ओशन वाटर का टेम्परेचर और आखिर में सैलिनिटी। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और जल का वितरण। एक मैक्रो व्यू लेते हैं अपनी इस ब्लू प्लैनेट का। बचपन से सुनते आए हैं ना कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। सच तो ये है कि इस पूरे नीले ग्रह का 97.25% पानी सिर्फ महासागरों में खारे पानी के रूप में कैद है। मीठा पानी या फ्रेश वाटर तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे करीब 2.05% हिमनदियों यानी ग्लेशियर्स में, और बस 0.68% भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर में। ये स्टैट्स सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्टेटमेंट बनकर आते हैं, तो इनको ध्यान में रखना जरूरी है। अब इस लगातार चलने वाली प्रोसेस को देखिए। जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस एक्सचेंज है। पानी महासागरों से वायुमंडल में, वहां से जमीन पर और फिर जमीन के नीचे लगातार फ्लो करता रहता है। इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन का ये साइकिल प्रीलिम्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां समुद्र की सतह के नीचे जाएंगे और ओशन फ्लोर के रिलीफ यानी वहां के उच्चावाच को एक्सप्लोर करेंगे। महासागरीय अधस्थल को 4 मेन हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय शेल्फ। ये असल में हर महाद्वीप का वो किनारा है जो थोड़े उथाले समुद्रों से ढका होता है। इसकी ढलान 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। क्योंकि ये सबसे उथाला हिस्सा है, यही वो जगह है जो मरीन लाइफ और कोरल रीफ्स के पनपने के लिए सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट देती है। शेल्फ के ठीक बाद आती है कॉन्टिनेंटल स्लोप या महाद्वीपीय ढाल। जहां शेल्फ एकदम से खत्म होता है, वहां से एक तेजी से नीचे जाती हुई ढलान शुरू होती है और यहीं पर सबमरीन कैनियंस मिलते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं डीप सी प्लेन्स या गंभीर सागरीय मैदान। ये 3000 से 6000 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले विश्व के सबसे सपाट, सबसे फ्लैट हिस्से हैं, जो महीन मिट्टी और अवसादों से पूरी तरह ढके रहते हैं। और अब आते हैं ओशियानिक ट्रेंचेस या महासागरीय गर्त पर। ये सीधे सीधे प्राइम एग्जाम मटेरियल हैं। ये समुद्र के सबसे गहरे नैरो बेसिन्स होते हैं। यहाँ एक्टिव वॉल्केनोज, भारी भूकंप और टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज आम बात हैं। एक कमाल का फैक्ट बताऊं, अब तक लगभग 57 ट्रेंचेस को एक्सप्लोर किया जा चुका है, और इसमें से सबसे ज्यादा यानी 32 ट्रेंचेस अकेले प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशन में हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ इमेजिन करके देखते हैं। ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस और स्पेशल मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है। उठाले कॉन्टिनेंटल शेल्फ से शुरू करते हुए तीव्र कॉन्टिनेंटल स्लोप के जरिए, फिर उन विशाल डीप सी प्लेन से होते हुए हम बिल्कुल गहरे ट्रेंचेस तक पहुंचते हैं। इस क्रम को बिल्कुल क्लियर रखना है। अब सेक्शन 3 में आते हैं माइनर रिलीफ फीचर्स पर। ये आकृतियां भले ही छोटी लगती हों, पर एग्जाम में इनका वेटेज बहुत बड़ा है। कुछ प्रमुख लघु आकृतियां हैं, जैसे मिड ओशियानिक रिजेस, सी माउंट्स, सबमरीन कैनियंस, ग्योट्स और एटोल्स। स्टेट पीएससीज और यूपीएससी प्रीलिम्स दोनों में ही ये अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में नजर आती हैं। इसीलिए इनकी बेसिक डेफिनेशंस बिल्कुल ऑन टिप्स होनी चाहिए। इन फीचर्स का स्केल समझने के लिए बस इस फैक्ट को देखिए। अकेले पैसिफिक ओशन में 10,000 से भी ज्यादा सी माउंट्स और गायोट्स हैं। गायोट्स बेसिकली चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि समुद्र के डीप अंदर ज्वालामुखी गतिविधियां कितने व्यापक स्तर पर चलती रहती हैं। सेक्शन 4 महासागरीय जल का तापमान। अब इस विशाल जलकाय के इनविजिबल फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं। समुद्री पानी के तापमान को 4 मेजर फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। पहला लैटिट्यूड या अक्षांश, दूसरा जमीन और पानी का असमान वितरण, तीसरा प्रिवेलिंग विंड्स या सनातन पवनें, और चौथा सबसे अहम फैक्टर है ओशन करंट्स यानी महासागरीय धाराएं। इन चारों पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा फ्रेम होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। थर्मोक्लाइन लेयर, सतह से करीब 500 से 1000 मीटर की गहराई के बीच तापमान में अचानक और बहुत तीव्र गिरावट आती है। गहराई के साथ तापमान के अचानक गिरने वाले इस स्पेसिफिक जोन को ही थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता कहते हैं। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, यानी समुद्री जल की लवणता और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। किसी भी एस्पिरेंट के लिए ये एक मैजिक नंबर है, 35, यानी 35 पार्ट पर 1000। ये पूरे विश्व के महासागरों की औसत लवणता है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल फिगर है जिसे किसी भी हाल में भूलना नहीं है। प्रीलिम्स के लिए ये रैंकिंग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा लवणता टर्की की लेक वान में है, एकदम टॉप पर 330 पार्ट पर 1000 के साथ। उसके बाद आता है डेड सी 238 पर और फिर ग्रेट सॉल्ट लेक 220 पर। ये स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर समुद्री जल में घुले हुए नमक को ब्रेक डाउन किया जाए तो 1 किलो पानी में लगभग 18.97 ग्राम क्लोरीन और 10.47 ग्राम सोडियम पाया जाता है। बाकी सल्फेट और मैग्नीशियम जैसी चीजें बहुत ही माइनर क्वांटिटीज में होती हैं। तो डोमिनेंट एलिमेंट्स याद रखने हैं, क्लोरीन और सोडियम। एक क्विक क्लैरिफिकेशन ताकि एग्जाम प्रेशर में गलती ना हो। थर्मोक्लाइन और हैलोक्लाइन के बीच का अंतर, थर्मो से याद रखना है हीट यानी तापमान, जहां गहराई के साथ टेम्परेचर तेजी से गिरता है, जबकि हैलो का रिलेशन सॉल्ट से है। ये वो डिस्टिंक्ट जोन है जहां गहराई बढ़ने के साथ लवणता यानी सैलिनिटी अचानक से बढ़ती है। इस एक्सप्लेनर को एक क्विक सेल्फ टेस्ट के साथ रैप अप करते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा तत्व हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का भाग नहीं है? इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, हाइड्रेशन या कंडेंसेशन? बिल्कुल सही, आंसर है हाइड्रेशन। तो दोस्तों, अगली बार जब समुद्र की शांत लहरों को देखें तो याद रखिएगा कि सतह के नीचे हजारों मीटर गहरे गर्त और एक पूरी की पूरी अनजानी दुनिया छिपी है। कौन जानता है आने वाले समय में इन गहराइयों से कैसे नए साइंटिफिक राज खुलकर सामने आएंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। आशा है ये रिवीजन आने वाले एग्जाम्स में बहुत काम आएगा।